इसराइली जंगी जारहियत के ख़िलाफ़ आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा है कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद कर दे, जो जुल्म और सितम ढा रहा है इसराइल उसे बंद कर दे। इसराइल ने निहत्थे लोगों पर वार करके जंगी जराइम का मुजाहरा किया है, जो कि जंग का जो रूल कवायद होते हैं वो उसके बरखिलाफ़ है। लिहाजा दुनिया के तमाम ममालिक से अमन व अमान के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया और ये मुतालबा किया गया कि इसराइल फ़लस्तीन को खुद मुख्तार फ़लस्तीनी आज़ाद कराने में मदद करें। आज के इस कन्वेंशन में जिन मुक़र्रिरीन ने हिस्सा लिया उनमें सबों ने एक राय कहा कि फ़लस्तीन को आज़ाद कराए और फ़लस्तीन पर जो जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं आज 50 दिनों से, उसे ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि आर्जी तौर पर जंग रोक दी गई है, लेकिन फिर भी ये जंग जारी है। फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन के बैनर तले इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आइए हम समाप्त करते हैं कि मुक़र्रिरीन ने क्या कुछ कहा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सदर महफिल है, माशाअल्लाह हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि अगर अजीज रफ़ी साहब उनके छोटे भाई अजीज़ भाई का इंतकाल हुआ 2-3 दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे हम लोगों के बुलाने से जो तशरीफ़ लाए, हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं और उन्होंने अपनी अच्छी बातें की। इसके लिए हम ये कहेंगे, हम तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान जो स्पीकर्स थे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बेहद हम शुक्रगुजार हैं कि असल में ये मैसेज जिससे ये इतनी जो भीड़ है, इतना जो तमाम लोग आए, इससे ये समझ में आता है कि फ़लस्तीन के मामले में हम लोग कितना ज़्यादा दुखी हैं अंदर से। और ये असल में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि इंसानियत को जो ख़त्म किया जा रहा है, जो बम्बार्डमेंट किया जा रहा है, ये उसके लिए हम लोग सबको ही तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ बैठ करके वो उसको कंडेम कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि ये जो फ़लस्तीन और इसराइल के अंदर में ये हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान और यहूदी के पीछे हो रहा है। आप अगर उस पर तवारीख पढ़िएगा या अभी भी जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो अभी ये तमाम उसके अंदर में आ रहा है, इसराइल में भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो हक परस्त हैं और अमन पसंद हैं, और वो नेतन्याहू हो या जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं और फ़लस्तीनियों की हम नवाई कर रहे हैं। तो ये कोई यहूदी या इसकी बात नहीं है, ये तो दरअसल ये ज़ायनिज़्म ये ऐसा एक दिमागी खलल डाल दिया है और इसको बनाने वाले अमेरिका है जो हर मुल्क में जहाँ भी आप देखिए जहाँ पे तशद्दुद का मामला है वहाँ पे वो अमेरिका उसके पीछे है और उसी को ज़ायनिज़्म कहते हैं। हमारे मुल्क में भी ये ज़ायनिज़्म फैला हुआ है। तशद्दुद से जो लोग एक दूसरे को जो मार रहे हैं या कत्लेआम कर रहे हैं या उनके खाने पे, उनके पीने पे, उनके पहनावे पे तरदीद कर रहे हैं, ये सब ज़ायनिज़्म का ही हिस्सा है। आप बगल के जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप वहाँ पे भी देखिए कि कुछ लोग जो अगरचे वहाँ पे मुसलमान ही हैं मगर कभी एक मस्जिद को कभी दूसरी मस्जिद को जला रहे हैं, ये सब ज़ायनिज़्म है। हम लोग ज़ायनिस्ट के खिलाफ है, हम लोग यहूदियों के खिलाफ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अमन अमान से हम लोग सब कोई साथ में रहें, साथ में बैठे, साथ में उठे बैठे और उस तरह से एक ये मुल्क जो है, ये अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाया है, इसका जो तकाज़ा है कि हम हमें पसंद हो, उस तकाज़े को हम पूरा करें। आप लोग आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने कोऑपरेट किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्हम्दुलिल्लाह ये सबों के कोऑपरेशन और सबों के आने के बाद ही ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है, नहीं तो ये कामयाब नहीं होता। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब फ़लस्तीन की तरफ से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया, खासतौर से मुस्लिम इशू के लिए शुक्रगुजार है कि उन्होंने रियायती शरत सलाम, आदाब, नमस्कार, सबको पेश करता हूँ। तो चंद मिसरे आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, उसके बाद अजीम अजीम हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं इज़हार ख़यालात पेश करने के लिए। किया बंद पानी वो बिजली भी काटी, फ़लस्तीनी बच्चे अभी भी अड़े हैं, फ़ज़ा ख़ून में तर है, हवा है मुखालिफ, फ़लस्तीन के वास्ते हम खड़े हैं। जिनकी पूरी हुकूमत अब मुख्तसर हो चली है लेकिन उनके असरात अब भी कायम हैं, उन लोगों ने हमारे फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इन लोगों को ले जाकर बसा दिया। आज उन्हीं लोगों ने एथनिक क्लिंसिंग को आम कर दिया। आज उन्हीं लोगों ने नस्ल कुशी करनी शुरू कर दी है, लेकिन इस नस्ल कुशी के खिलाफ आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और कलकत्ता भी इसका एक सेंटर है। इजराइल को ये पता होना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को आज़ादी के साथ जीने का हक है, आज़ादी के साथ रहने का हक है। इजराइल के नुमाइंदे जब फ़लस्तीन के बारे में कहते हैं तो हमेशा तहकीर और तज़लील के साथ उनका नाम लेते हैं। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है? वो सारे फ़लस्तीनियों को कत्ल करने का हक रखते हैं कि इसलिए दहशतगर्द हमास भी उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमास ने एक हमला उन पर किया और साल बाद किया, उस पर भी हम अफसोस कर रहे हैं और पछता रहे हैं। और उसके एवज और उसके मुकाबले में आपने न सिर्फ मासूम बच्चों को, न सिर्फ लोगों को, न सिर्फ बूढ़ों को, न सिर्फ बेघरों को, न सिर्फ घर में सोते हुए बच्चों को, बल्कि माँ के बदन में पैदा होने वाले बच्चों को भी जलाकर राख कर दिया। This is the atrocity of Israel. This is the atrocity supported by the US. This is the atrocity and cruelty supported by the whole West. इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, तमाम लोग अपने मुल्क पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई ये जंग बंद होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, कत्लेआम खत्म होना चाहिए। लेकिन आपको ये एहसास है उन्होंने किस कदर कत्लेआम किया, कितने बम गिराए। अगर आप एक सांस भी ले सकें तो आप समझ लें कि इंसान होने में कुछ कमी है। आदमी अगर सही तौर पर उस दुख को देखे तो उनके आज ही मैंने एक ऐसा फोटोग्राफ देखा है सोशल मीडिया में कि घबरा गया। मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत सारी तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती, उस तरह तस्वीर के बारे में कहा भी नहीं जा सकता है कि बच्चे को मां के बतन के कैसे निकाला गया। इजराइल बम और टैंकों के जोर पर मासूम इंसानों का कत्ल जायज समझती है। जंग की हौलनाकियों का अगर सही अंदाजा हो जाए तो एहसास होता है कि इजराइल के फौजियों के अंदर इंसान अगर आप उन तस्वीरों का, उनके दुखों का, उनके कर्ज का, उनके सिस्टम का, उनके हालात और मौजूदा हालात का जरा एहसास हो जाए तो आपको ये एहसास होगा कि इजरायली फौज और इजरायली हुकूमत का ज़मीर मुर्दा हो चुका। वो सारे शहर को अंधेरे में डुबोकर निस्त और नाबूद कर देना चाहते हैं और ये समझते हैं कि उनकी खबर किसी तक नहीं पहुंचेगी तो वो भूल कर रहे हैं। ये नस्ल किसी एक तरह फलस्तीनियों के लिए ये इज्तिमाई सजा है और ये नई बात नहीं। पिछले 75 साल से ये कहानी है और 75 साल तक हम इस कहानी को दोहरा
और देख रहे हैं। अरे जंग के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ मुल्कों में वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंगें हुई हैं, लेकिन इन जंगों में बच्चों को महफूज रखा गया है, इन जंगों में बूढ़ों को महफूज रखा गया है। लेकिन यहाँ इजराइल की बेईमाना कुव्वतों को आप क्या कहेंगे कि बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक के जर्नलिस्ट, आप यकीन करें कि 2-3 सदी में इतने जर्नलिस्ट नहीं मरे होंगे जितने जर्नलिस्ट इन 1 महीने 2 महीने की जंगों में मरे। तो भाई इस पर तुर्रा ये कि वो दूसरों को कायदा कानून बताते हैं कि आपको इस तरह चलना है, और ह्यूमन राइट्स ये है, ये हम इसराइल से सीखें, ये हम अमेरिकन सिस्टम और करप्ट सिस्टम से सीखे कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, लोगों की कैसी इज्जत करनी चाहिए, जमीनें किसकी हैं और किसको किस तरह इज्जत नफ्स के साथ जीना चाहिए। अब सारी दुनिया तो सड़कों पर आ गई है और हर मुल्क अपने सरबराह पर जोर डाल रहा है कि भाई जंग बंद कर। जंग उभरते हुए बच्चे हैं तो माफ कीजिएगा जो धोखे में दुनिया बहुत देर तक खामोश नहीं रह सकती था। पिछले 1-1.5 माह से मासूम बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और बीमारों को बेदरेक कत्ल किया गया है। ये नस्ल कुशी अब तमाम लोगों पर आस्कारा है। दुनिया जानती है कि हर दिन जिंदा रहने के लिए फलस्तीनी फैमिली को किस तरह जद्दोजहद करना पड़ता है। अगर आप 2-3 दिन के अखबार देखेंगे तो उसमें एक इंजीनियर की पूरी कैफियत, पूरी दास्तान लिखी गई है कि वो कैसे, किस तरह, कहाँ जाकर अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी करना चाहता था, और अब वो क्या कर रहा है कि अपने घर के लिए, दूसरों के घर के लिए, पानी के लिए, राशन के लिए, सीवेज सिस्टम के लिए, वॉशरूम के लिए किस बुरी तरह तड़प रहा है। उसके पूरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ये 50 साल के बच्चे बूढ़े के लिए रोटी, अनाज, राशन, नल के बाद थोड़ी बहुत जो कमक मिली है, जो आज सीज फायर है, और इस सीज फायर को नाकाफी है साहब। वो सीज फायर के साथ आपको वो तमाम सहूलतें नहीं पहुंच रही हैं जो एक जिंदा कौमों के लिए या एक इज्जत के साथ, इज्जत नफ्स के साथ जीने वाले कौम के लिए जरूरी होता है। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, a senior Israeli official said there were currently no negotiation aimed at a long-term ceasefire or an exchange involving all the remaining hostages of all the prisoners. Israel has vowed not to stop its offensive until Hamas leadership is eradicated and its military and governance system are uprooted from Gaza. आप गाजा से हमास को क्या, हमास गाजा के अवाम को अप्रूव कर देना चाहते हैं, इससे तो बात चलेगी। आप एक बात याद रखें, आखिर में मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आप तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मजहबी जंग नहीं है, ये जंग आज़ादी है। ये उस ज़मीन के लिए जंग है जिसके लिए गाजा के एक फलस्तीनी जंग लड़ रहे हैं। ये जंग उनके जान और माल और ज़मीन और जन और बच्चों के लिए। उन्होंने उन जर्नलिस्टों को कत्ल किया, पिछले 300-400 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। फलस्तीन पर कब्जा चाहते हैं, अपना अपार्थाइड निज़ाम कायम करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 75 सालों का ये तजुर्बा है कि फलस्तीनी कौम किसी धमकी से मानने वाली नहीं। उसकी कुव्वत इरादी, हिम्मत और हौसले अभी खत्म नहीं हुए हैं और दुनिया के एहतजाज भी अभी जारी है, चाहे वो लंदन है, यूरोप है, पेरिस है, जर्मन है, कहीं पर भी। वक्त आएगा, हिसाब होगा। कभी लंबी शाम है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जयनवार साहब, आपके प्रमुख संदेश के बाद मैं अनुरोध करूँगा माननीय श्री विशंबर नेगर जी को उसको अपने आईने से देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 7 अक्टूबर को सुबह हमने जब देखा कि हमास ने अटैक किया इजराइल पर, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए उसके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन उसकी तफ्तीश में उसका क्या बैकग्राउंड है उस समझने की जरूरत है।
बहुत वर्ष पहले हमारे यहाँ बड़ा एक फिल्म का गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। इजराइल की बैकग्राउंड देखिए, जैसे हमारे कृष्ण साहब बता के चले गए, उस वक्त उनके पास जगह नहीं थी और सब जगह से उखाड़ दिए गए थे। जर्मनी में हिटलर ने गैस चैम्बर में इजराइलियों को या यहूदियों को पकड़ करके उसको खत्म किया था। उन्होंने गैस चैम्बर में मार डाला था। कई जगह, कई दुनिया के कई जगह से हटा दिए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड ने उनको बसाया, उस पैलेस्टीनियन की जमीन पर बसाया, उनको जगह दी। उस वक्त भी भारत ने विरोध किया था कि आप उनकी दूसरे की जमीन पर क्यों बसा रहे हैं उनको। आप इंडिया ने विरोध किया था उस टाइम। और उसके बाद 1983 में जब दिल्ली में नॉन अलाइंड कंट्रीज की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें करीबन 100 कंट्रीज के लोग आए थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम में। अराफत साहब भी आए थे और अराफत साहब का बहुत बड़ा स्वागत हुआ था। आज जो हम पैलेस्टीनियन के पक्ष में हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी कंट्री, हमारे मुल्क के बड़े दोस्त रहे अराफत साहब। क्राइसिस में उन्होंने हमारा साथ दिया था। और अराफत साहब ने उस वक्त आए थे, अराफत साहब आए थे, फिडेल कैस्ट्रो आए थे, उस वक्त हमारी दोस्ती थी। और अराफत साहब सिर्फ हमारे दोस्ती नहीं थे, उन्होंने पूरी कोशिश की थी यहूदियों के साथ उनके साथ एक अमीन हो जाए। और आपको शायद मालूम होगा कि अराफत साहब ने एक यहूदी लड़की से शादी की थी। 70 साल की उम्र में एक यहूदी लड़की से शादी की थी, सिर्फ इसलिए कि यहूदियों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, लेकिन हुए नहीं हुए। अभी जो हाल ही में झमेला हुआ, उसमें जो पैलेस्टाइनियन हमास ने अटैक किया इजराइल पर, और इजराइल ने जो अपनी जो वर्ल्ड की जो एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, उसके बारे में एक तस्वीर बना के रखी है कि दुनिया में इससे बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है कोई। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल, सबसे बढ़िया, बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है। और हमास ने जो अटैक किया पैलेस्टीनियन पर सुबह उसने उसकी भी पोल खोल दी। जब आपको ये पता नहीं लग सका कि यहाँ पर इतना बड़ा अटैक होने वाला है, तो उससे पता लग गया कि मोसाद के बारे में अभी तक जो छवि थी हमारे यहाँ कि वर्ल्ड की बहुत अच्छी एजेंसी है। और इंडिया गवर्नमेंट ने, जो अभी हमारी गवर्नमेंट है, सरकार हुकूमत है, उसने भी उस समाज से मोसाद एजेंसी की हेल्प ली है, उनके इंटेलिजेंस की हेल्प ली थी। जैसा वर्ल्ड की बहुत एजेंसी है, सेफ्टी के लिए हम एजेंसी लेते हैं। और उस मोसाद का सुबह अटैक हुआ तो पता नहीं लगा उनको। आपको शायद मालूम होगा कि इजराइल की उस मोसाद एजेंसी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया था। 2 कुत्ते गिफ्ट किए थे उनकी सेफ्टी के लिए, गिफ्ट किया था उन्होंने। और हमारे कंट्री ने उस मोसाद एजेंसी की हेल्प ली आज की इस हुकूमत में। तो ये जो पैलेस्टीनियन ने जो देश की हुआ वहाँ पर, उसके बदले में उन्होंने जो अटैक शुरू किया हमास के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर, स्कूली बच्चों को मारा, हॉस्पिटल पर अटैक किया, जो वर्ल्ड में दुनिया में वार का भी जो नियम होते हैं उनको भी उल्लंघन किया उन्होंने और किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1948 में जब बना, उस वक्त भी इंडिया ने उसको रिक्वायर नहीं किया था इजराइल को। हमने भी रिक्वायर बहुत बार नहीं किया उसको। क्या जो भी हो, आज इजराइल जो है हमारे आज की जो हुकूमत है उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। और अमेरिका
इस इजराइल की मार्फत से हमारे यहाँ चीज़ें कुछ बेहतर बनने की चेष्टा कर रहा है। वो जो हमारी जो एग्रेसिव हिटलर ने जो मारा और जिस प्रकार से अत्याचार किया उन्होंने, मुसलमानों पर अत्याचार किया, बॉम्बिंग की। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई अगर समझता है कि मजहब के नाम पर हम इकट्ठा हो जाए तो उसको भी एक सबक मिलना चाहिए कि इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, 58 मुस्लिम देश हैं। जब उन्होंने जो वहाँ से उन पर अटैक हुआ, बॉम्बिंग हुई, स्कूलों पर अटैक हुआ, हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, जब वहाँ से भागे तो किसी मुस्लिम कंट्री ने उनको शरण नहीं दी, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की उन्होंने। और उससे अमेरिका को ये भी एक मालूम हो गया कि अगर हम चाहे किसी मुस्लिम कंट्री को ख़त्म करना तो हमारे को टाइम मिलेगा, कोई दोस्त तैयार नहीं हुआ। ये भी एक सबक लेने की चीज़ है कि कोई अगर समझे कि मजहब के नाम पर हम इकट्ठे हो जाए और मजहब के नाम पर एक दूसरे को हेल्प करें, तो वो भी एक लेसन लेने की जरूरत है। तो इंडिया में खेती करते हैं, तो उसने कहा कि मैंने क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं? तो इंसान को हेल्प नहीं करेगा, सबसे बड़ी तो इंसानियत है। तो वही चीज आज हम लोग की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी ये बीजेपी मोदी सरकार है, वो इजराइल को फॉलो करेगी। अब वो फंस गई है, अब पैलेस्टाइन को एक भेजना है, अब वो डाल नहीं पा रहा है। तो हम लोग को सबको मिल करके यही सोचना होगा कि हम लोग एकता कीजिए, ये सरकार को हटाइए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। जो 75 साल से हमारी सोच थी, हमारी सोच को अचानक बदल देना ये ठीक नहीं है। ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनको अडानी को हेल्प किया जा रहा है। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। आप लोग बहुत से आदमी मेरी इतना नहीं रखते होंगे, लेकिन आई एम सॉरी टू से मेरे को फीलिंग हो रही है कि दिस इज दी पोजीशन we have been put forward by the BJP government. Thank you. थैंक यू वेरी मच सोहन सिंह जी। हमारे दरमियान सिर्फ 2 मोबाइल रह गए हैं। वी हैव विद अस फ्रॉम क्रिश्चियन फर्टिलिटी फादर सुनील रजैयो एंड जनाब करीम हासिफ। हम रिक्वेस्ट करेंगे फादर सुनील रजैयो साहब से, कम ऑन द डाइस। मेरी शुभकामनाएं। आज का जो विषय लिया गया है पैलेस्टाइन और इजराइल पर जो हमने विचार विमर्श किया है, अभी भी चल रहा है, तो मैं हमारे क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव की तरह मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो इसके खिलाफ हैं कि जो मासूम बच्चे, मासूम महिलाएं जिन पर भी हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है फिलिस्तीन में, उसे ख़त्म किया गया है। तो किसी प्रकार का युद्ध हम नहीं चाहते हैं, एक दूसरों में झगड़ा होता रहे। ये तो रिक्वेस्ट जनाब करीम हासिफ कम ओवर नदवी साहब, आप बैठें, खुशी का आप रहे बच जाएंगे नहीं। और ख़वातीन व हज़रात, जितने हालात आप सुने हैं, अगर मुझसे कहा जाए तो मेरा ख्याल है कि कमोबेश वही बातें हैं जो अब तक आप सुन चुके हैं, बड़ी बयान हो जाएगी। दूसरी बात ये कि ये पहला मौका है या 21वीं सदी की पहली सूरत हाल है कि आम आदमियों के पास उतना ज़्यादा मैसेज है जितना खास लोगों के पास नहीं। इसराइल से बताएंगे, फिलिस्तीन से बताएंगे, जो हालात है उससे कमोबेश तमामी लोग वाकिफ हैं। तो हमारी जो कोशिश है
हम क्या चाहते हैं वो आज के इस अवामी कन्वेंशन का हिस्सा है और उसमें करारदाद की शक्ल में उसे पेश किया गया। बात बहुत मामूली है कि हम जंग बंद करना चाहते हैं कि ये जंग बंद हो, ये जो बर्बादी हो रही है, एक तरफा बर्बादी हो रही है, वो बंद हो जाए। हैरतअंगेज बात यह है कि ये जो 2-4 दिनों के लिए जो जंगबंदी हुई है, इसमें काम वही था जो पहले का डिमांड था, जो पहले कहा गया था कि भाई आप हमारे जंगी कैदियों को रिहा कीजिए 2 तरफा, तो हम आपको छोड़ देंगे। तो वो 200 लोगों के लिए जो किसी न किसी जगह महफूज थे, जो उन पर मुजालिम हो रहे थे, 15,000 लोगों को जो मासूम है, जिनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको आपने शहीद कर दिया। तो ये जो सूरत हाल है और इतनी घिनौनी सूरत हाल इससे पहले कभी नहीं देखी गई कि अस्पताल में बमबारी हो, बिजली काट दी जाए, ऑक्सीजन बंद कर दें, दवाएं नहीं आने दें, यहाँ तक कि आईसीयू में जो लोग हैं वो तड़प कर मरे। तो इसे क्या कहेंगे? आप इसे यही कह सकते हैं कि ये जंगी कानून की लापरवाही है। तो यूएन में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो कानून बना रहे हैं और जो धन्यवाद बार बार करने के लिए करारदाद पेश कर रहे हैं, उनको वीटो पावर वाले लोग उंगलियों में मार देते हैं। तो अभी जो सूरत हाल है और उन पर जबरिया की कोशिश की जाती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात है, अगर आप गौर करें तो ये दरअसल एक बहुत बड़ी माशी लड़ाई चल रही है और मशरिक़ वुस्ता को हथियारों का तजर्बागार बना दिया गया। आप हर 15-20 साल के अंदर देखिएगा कि कोई नई चीज आई है और उसका तजर्बा कहाँ होगा, तो वो मशरिक़ वुस्ता में। एक तरफ तो ये है और उसके बाद वो सारी दुनिया में अपने हथियारों का बाजार बनाते हैं। तो देखो भाई, हमने यहाँ पर इसको तजर्बा इसका किया, भले लोग मारे जाए, इंसानियत कहाँ जा रही है? किस जगह हम पहुँच रहे हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम कहेंगे क्या हम इंसान कहलाने के लायक? तो क्या ये सही है कि इस सरजमीन से, इस जमीन से इंसान का तस्वुर मिट गया? अब सिर्फ हैवान दौड़ रहे हैं 2 पैर वाले, इन हैवानों पर भी लगाम लगाने की जरूरत। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हम तो बहुत कमजोर हैं, हम जितने भी कमजोर हों, हमारी आवाज़ जितनी भी बात छोटी हो, लेकिन याद कीजिए वो नमरूद का वाकया, जब उसने आग जलाई थी तो वो नन्ही सी चिड़िया बूंद में पानी लेकर बुझाने के लिए आती, फिर किस तरह से जब फैसला हो तो ये न कहा जाए कि ये बूंद वाली चिड़िया है, वो आग लगाने वालों की हिमायत कर रही है। कई मासी के तकरीर के बाद अब बाकी हमारे आज के प्रोग्राम के सत्र महोदय साहब से मैं चाहूँगा कि इस वाक़यात पर अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, हम अहबाब फ़लस्तीन पर अल्लाह रहम फरमा दे। जुल्म के दरिया में बहते हैं राहनुमा सब आज मेरे, शौक के दलदल में धंसते हैं राहनुमा सब आज मेरे। उठती निगाहें जिस पर भी है एक शिकारी लगता है, अल्लाह करम फरमा दे, हम अहबाब फ़लस्तीन पर अल्लाह रहम फरमा दे। ढेर सारी बातें हुई हैं और इज़राइल में जो भी बातें हुई हैं सब फ़लस्तीन के हमदर्दी में बातें हुई हैं और ये इज़राइल के हमदर्दी हमें ज़ाहिर करना था और कर रहे हैं। फ़लस्तीन की हिमायत फिलहाल उनके हौसले को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है।
ये वेस्ट एशिया का मसला बहुत पुराना है। अभी तो हमको याद आ रहा है कि वियतनाम की लड़ाई चल रही थी और वहाँ नेपाल बम से हमला किया गया था, अमेरिका ने किया था। लेकिन वहाँ एक शख्स था हो ची मिन्ह, उसने मुदावत की और उसने जहरीला फौज तैयार की और उससे अमेरिका बरसों लड़ता रहा, लेकिन फैसला नहीं कर सका। और अल्टीमेटली जब मुझे याद है कि उस ज़माने में स्टेट्स ने लिखा अमेरिका के बारे में कि जो कुछ वियतनाम में कर रहे हैं वो बहुत हो गया, हैना प्रिंस हैना, यही टाइटल था उनके इंश्योरेंस का। तो अल्टीमेटली दुनिया के जो ओपिनियन थे, ख्यालात थे, राय की दुनिया के है, तो सब वियतनाम के महफिल है माशाल्लाह, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आदर्श अजीज रफ़ी साहब, उनके छोटे भाई अजीज भाई का इंतकाल हुआ 2-3 दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे हम लोगों के बुलाने से जो तशरीफ़ लाए, हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं और उन्होंने अपनी अच्छी बातें की। उसके लिए हम ये कहेंगे, हम तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान जो स्पीकर्स थे उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अगरचे उसमें से बहुत सारे लोग हमारे, उनका भी बेहद हम शुक्रगुजार हैं कि असल में ये चीज़ इससे ये समझ में आता है कि फ़लस्तीन के मामले में हम लोग कितना ज़्यादा दुखी हैं अंदर से। और ये असल में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि इंसानियत को जो ख़त्म किया जा रहा है, जो कंपार्टमेंट किया जा रहा है, ये उसके लिए हम लोग सबको ही तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ बैठ करके वो उसको कंडेम कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि ये जो फ़लस्तीन और इसराइल के अंदर में ये हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान और यहूदी के पीछे हो रहा है। आप अगर उस पर तवारीख पढ़िएगा या अभी भी जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो अभी ये तमाम इसके अंदर में आ रहा है, इसराइल में भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो हक परस्त हैं और अमन पसंद हैं, और वो नेतन्याहू हो या जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं उनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं और फ़लस्तीनियों की हम नवाई कर रहे हैं। तो ये कोई यहूदी या इसकी बात नहीं है, ये तो दरअसल ये ज़ायनिज़्म ये ऐसा एक दिमागी खलल डाल दिया है और इसको बनाने वाले अमेरिका है जो हर मुल्क में जहाँ भी आप देखिए जहाँ पे तशद्दुद का मामला है वहाँ पे वो अमेरिका उसके पीछे है और उसी को ज़ायनिज़्म कहते हैं। हमारे मुल्क में भी ये ज़ायनिज़्म फैला हुआ है, तशद्दुद से जो लोग एक दूसरे को जो मार रहे हैं या कत्लेआम कर रहे हैं या उनके खाने पे, उनके पीने पे, उनके पहनावे पे तरदीद कर रहे हैं, ये सब ज़ायनिज़्म का ही हिस्सा है। आप बगल के जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप वहाँ पे भी देखिए कि कुछ लोग जो अगरचे वहाँ पे मुसलमान ही हैं मगर कभी एक मस्जिद को कभी दूसरी मस्जिद को जला रहे हैं, ये सब ज़ायनिज़्म है। हम लोग ज़ायनिस्ट के खिलाफ है, हम लोग यहूदियों के खिलाफ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अमन अमान से हम लोग सब कोई साथ में रहें, साथ में बैठे, साथ में उठे बैठे और उस तरह से एक ये मुल्क जो है ये अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाया है इसका जो तकाज़ा है कि हम अमन पसंद हो, उस तकाज़े को हम पूरा करें। आप लोग आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया और जिन लोगों ने कोऑपरेट किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबों के कोऑपरेशन और सबों के आने के बाद ही ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है, नहीं तो ये कामयाब नहीं होता। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। फ़लस्तीन की तरफ से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया, खासतौर से मुस्लिम के लिए शुक्रगुजार है कि उन्होंने रियायती शराब हमें यहाँ फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया।